नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई 2025 की कुछ अहम ज़रूरी घटनाओं और जानकारियों को ज़रा गहराई से देखेंगे, जो भी हमें स्रोत मिले हैं उनसे। हमारा इरादा है कि इन सारी सूचनाओं से वो काम की बातें निकालें, कुछ शायद चौंकाने वाले पहलू भी, ताकि कम समय में एक अच्छी गहरी समझ बन सके। बिल्कुल। और आज विषय भी काफ़ी फैले हुए हैं। मतलब भारत में लॉ एजुकेशन के नियम बदल रहे हैं, पर्यावरण की कुछ नई चिंताएं हैं, फिर वो डार्कनेट वाली कार्रवाई है, टेक्नोलॉजी में भी नए कदम हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं और अपनी ऐतिहासिक धरोहरें भी। सही कहा। तो हाँ, एक तरह से पिछले महीने का पूरा निचोड़ सा मिलेगा। बिल्कुल। कानून, पर्यावरण, तकनीक, रक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सब पर बात होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस जानकारी के समुंदर में उतरते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं कानूनी शिक्षा का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने कुछ कहा है हाल में। हाँ, BCI ने एक बहुत साफ निर्देश दिया है कि भारत में अगर कोई भी इंस्टीट्यूट LLM यानी मास्टर ऑफ लॉज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता है, अच्छा, तो उसे BCI से पहले मंजूरी लेनी ही होगी। अनिवार्य है ये। लेनी ही होगी जी। बिना इस मंजूरी के कोई भी LLM प्रोग्राम चलेगा तो उसे अवैध माना जाएगा। ये तो काफी कड़ा कदम लगता है। BCI है क्या असल में, और क्यों कर रही है ऐसा? देखिए, BCI जो है वो संसद के एक एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनी है। ओके। ये भारत में लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन दोनों को रेगुलेट करने वाली टॉप बॉडी है। ओके। इसका काम सिर्फ कॉलेजों को मान्यता देना नहीं है, बल्कि वकीलों के लिए क्या सही आचरण है उसके मानक तय करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा। और सबसे जरूरी, देश में लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखना। तो ये जो कदम है LLM को लेकर, ये शायद इसीलिए है कि हाल के सालों में LLM प्रोग्राम्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। हाँ, सुना है। कंट्रोल के बिना कहीं इन डिग्रियों का जो महत्व है वो कम ना हो जाए। समझ गया। मतलब फोकस क्वालिटी पर है। चलिए, ये तो कानून की बात हुई। अब थोड़ा पर्यावरण की तरफ आते हैं। एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA की। ये वायु प्रदूषण पर कुछ कह रही है। जी हाँ, ये रिपोर्ट काफी अहम है। इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो PM 2.5 प्रदूषण है, हाँ, वो छोटे कण जो खतरनाक होते हैं। बिल्कुल 2.5 माइक्रोन से छोटे कण, तो रिपोर्ट कहती है कि इसका लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स यानी द्वितीयक प्रदूषकों से आता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स मतलब ये सीधे फैक्ट्री या गाड़ी से नहीं निकलते? सही पकड़ा, ये सीधे नहीं निकलते। तो फिर ये बनते कैसे हैं? हवा में कहां से आ जाते हैं? अच्छा सवाल है। ये तब बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जैसे मान लीजिए गाड़ी से निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड या पावर प्लांट से निकला सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये हवा में मौजूद दूसरे केमिकल्स और सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं। रासायनिक क्रिया होती है। ओह, हवा में? हाँ, हवा में एक तरह की केमिकल फैक्ट्री समझ लीजिए। इसके उदाहरण है जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या फिर एसिड रेन वाले एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और क्रिएक की रिपोर्ट में किसी खास सेकेंडरी पोल्यूटेंट का जिक्र है? कोई एक जो ज्यादा चिंताजनक हो? हाँ, रिपोर्ट खास तौर पर अमोनियम सल्फेट पर ध्यान खींचती है। ये बनता है जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और अमोनिया NH3 रिएक्ट करते हैं। अच्छा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत में PM 2.5 का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। और चिंता की बात यह है कि इस SO2 का, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का 60% से ज्यादा उत्सर्जन कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से होता है। 60% सिर्फ कोयला पावर प्लांट से? ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका हल क्या है? कुछ कर सकते हैं? हैं, बिल्कुल है, पर उन्हें लागू करना आसान नहीं है। एक मुख्य टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD कहते हैं इसे। FGD? हाँ, ये एक तरह का एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। जो पावर प्लांट की चिमनी से गैस निकलती है, उसमें से SO2 को ये सोख लेता है या हटा देता है केमिकल प्रोसेस से। अच्छा। अगर ये सभी पावर प्लांट्स पे ठीक से लग जाए तो SO2 उत्सर्जन काफी कम हो सकता है, जिससे ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनना भी कम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसे लगाना महंगा है और इसमें टाइम भी लगता है। तकनीक तो है, पर अमल में लाना वो असली चुनौती है। खैर, पर्यावरण की इन चिंताओं के साथ साथ एक और चिंता है जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है, नशीले पदार्थ। और अब तो वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन मेलॉन चलाया उन्होंने। ऑपरेशन मेलॉन? जी, और इसके तहत उन्होंने भारत के सबसे बड़े डार्कनेट ड्रग सिंडिकेट
केटा मेलोन का भंडाफोड़ किया है। डार्कनेट सिंडिकेट, केटा मेलोन, सुनने में ही खतरनाक है। कितना बड़ा था ये सिंडिकेट मेनली LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलेमाइड का धंधा करता था और माना जा रहा है कि ये भारत में LSD का सबसे बड़ा डार्कनेट सप्लायर था। सबसे बड़ा? हाँ, इसका नेटवर्क बैंगलोर, चेन्नई, भोपाल, पटना, दिल्ली, कई बड़े शहरों तक फैला हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत का अकेला लेवल 4 डार्कनेट वेंडर बताया गया है। लेवल 4 वेंडर, ये क्या होता है? डार्कनेट पे जो ड्रग्स बेचते हैं उनकी एक तरह की इनफॉर्मल रेटिंग होती है। 1 से 5 के स्केल पर। अच्छा, रेटिंग भी होती है? हाँ, मतलब क्वालिटी कैसी है, पैकिंग, डिलीवरी टाइम पर हुई या नहीं, कस्टमर सर्विस कैसी है, इन सब पर बेस्ड। तो लेवल 4 मिलना ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, काफी ऑर्गेनाइज था और कस्टमर्स में इसकी एक कह सकते हैं साख बनी हुई थी। बाप रे। 2023 में एक और कार्टेल पकड़ा गया था, जाम्बाडा। उसके बाद ये NCP के लिए एक और बड़ी सक्सेस है। और जहां तक मुझे पता है LSD को पकड़ना भी अपने आप में मुश्किल काम है। बिल्कुल। LSD की दिक्कत ही यही है, इसकी कोई गंध नहीं होती, रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता। अच्छा। इसे अक्सर ब्लॉटिंग पेपर मतलब सोख्ता कागज के छोटे टुकड़ों पर सोखा कर बेचते हैं। लोग उसे जीप पर रख लेते हैं या निगल जाते हैं। मात्रा बहुत कम होती है, छिपाना बहुत आसान, तो इसकी तस्करी या इस्तेमाल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वाकई ये तो बहुत गंभीर समस्या है, इससे निपटना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपराध और पर्यावरण से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। टेक्नोलॉजी से मिलने वाली सहूलियतें। रेलवे ने कुछ नया किया है शायद? जी हाँ, रेल मंत्री ने CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के 40वें स्थापना दिवस पर एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नाम है रेल वन। रेल वन, क्या खास है इसमें? ये IRCTC ऐप की जगह ले लेगा क्या? नहीं, IRCTC की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये कोशिश है कि रेलवे के जो अलग अलग सर्विसेज हैं उन्हें एक ही जगह पर लाया जाए। एक इंटीग्रेटेड ऐप कह सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यात्री इसी ऐप से अनारक्षित टिकट मतलब जनरल टिकट UTS खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और अगर पेमेंट R वॉलेट से करते हैं, जो रेलवे का अपना वॉलेट है, तो 3% की छूट भी मिलेगी। ये तो लोकल ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और क्या क्या है इसमें? जनरल टिकट के अलावा आप ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं, कोई शिकायत दर्ज करनी है सफर के दौरान वो कर सकते हैं, ट्रेन में खाना मंगाना है E-केटरिंग, हाँ। स्टेशन पे कुली बुक करना है या स्टेशन से टैक्सी चाहिए, ये सब सर्विसेज भी इसी ऐप में मिलेंगी। अच्छा, काफी कुछ है। और जो लोग पहले से रेल कनेक्ट या UTS ऐप यूज कर रहे हैं वो अपने पुराने लॉगिन से ही इसे चला सकते हैं। सेफ्टी के लिए M-PIN या बायोमेट्रिक लॉगिन का ऑप्शन भी है। लेकिन रिजर्वेशन वाले टिकट वो भी इसी से होंगे? नहीं, ये ध्यान रखना होगा। आरक्षित टिकट यानी रिजर्व्ड टिकट बुक करने के लिए अभी भी IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप या वेबसाइट ही इस्तेमाल करनी होगी। अच्छा। रेलवे मुख्य रूप से अनरिजर्व ट्रैवल और उससे जुड़ी दूसरी सेवाओं पर फोकस कर रहा है। पर हाँ, अलग-अलग ऐप की जगह एक ऐप में सब कुछ लाने की अच्छी कोशिश है। यात्री अनुभव बेहतर होगा। बिल्कुल। तकनीक जहां एक तरफ आम लोगों के लिए सुविधा ला रही है, वहीं बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इसका रोल है। अब जरा भारत से बाहर चलते हैं। अफ्रीका, इथियोपिया में कोई बहुत बड़ी परियोजना पूरी हुई है। आप ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम GERD की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। जी हाँ, इथियोपिया ने ब्लू नाइल नदी पर बने इस बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने की घोषणा की है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। 2011 में बनना शुरू हुआ था। अफ्रीका का सबसे बड़ा? कितना बड़ा है ये, कुछ अंदाजा? ये वाकई बहुत विशाल है। डैम करीब 1.8 किलोमीटर चौड़ा है और 145 मीटर ऊंचा। बाप रे। और इसके पीछे जो झील बनी है उसमें 74 अरब घन मीटर पानी जमा हो सकता है। बिजली उत्पादन की बात करें तो करीब 5000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। 5000 मेगावाट? जी, ये इथियोपिया की अभी की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है उससे डबल है। तो जाहिर है इससे इथियोपिया की एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक विकास को बहुत बूस्ट मिलेगा। ये तो इथियोपिया के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ विवाद भी तो हैं। मैंने सुना है पड़ोसी देश खुश नहीं है। हाँ, ये पहलू भी बहुत जरूरी है। ये डैम बना है ब्लू नाइल पर, जो नाइल नदी की मेन ट्रिब्यूटरी है, और मिस्र, इजिप्ट और सूडान, जो नाइल के बहाव में नीचे की तरफ हैं, हाँ। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी चिंतित हैं।
उन्हें डर है कि जब डैम में पानी भरा जाएगा और फिर जब उसे ऑपरेट किया जाएगा तो उनके हिस्से का पानी बहुत कम हो जाएगा। खासतौर पर मिस्र तो अपनी पानी की करीब 97% जरूरत के लिए नाइल पर ही डिपेंड करता है जी। तो उनके लिए तो ये मतलब जीवन मरण का सवाल है। सही बात है। इथियोपिया का कहना है कि वो उनके हितों का ध्यान रखेगा, लेकिन पानी के बंटवारे पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। ये एक बहुत पेचीदा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। समझ गया। पानी वाकई एक बहुत संवेदनशील रिसोर्स है, खासकर उस रीजन में। चलिए अब वापस भारत आते हैं बिल्कुल। और एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जो हमारी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। एक अच्छी खबर है। जरूर, ये वाकई भारत के लिए गर्व की बात है। महाराष्ट्र में जो किले हैं और दूसरी सैन्य संरचनाएं हैं, उनका एक समूह है जिसे मराठा सैन्य परिदृश्य या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहते हैं। हाँ। उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इस मराठा सैन्य परिदृश्य में कौन-कौन से किले आते हैं? इसमें महाराष्ट्र के कई बहुत फेमस किले शामिल हैं, जैसे रायगढ़ जो शिवाजी महाराज की राजधानी थी, हाँ। प्रतापगढ़, शिवनेरी जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, लोहगढ़, पन्हाला, सिंधुदुर्ग, ऐसे कई महत्वपूर्ण किले और स्थल हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये 17वीं 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की जो यूनिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, खास तौर पर शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति, गनिमी कावा जिसे कहते हैं। हाँ, गनिमी कावा। और उस समय की जो पहाड़ी वास्तुकला थी, उसके ये प्रतीक हैं। हाँ, यूनेस्को की लिस्ट में आने का क्या महत्व होता है? मतलब क्या फायदा है इससे? इसका महत्व बहुत है। एक तो इससे इन ऐतिहासिक जगहों के संरक्षण, उनके रखरखाव के लिए इंटरनेशनल अटेंशन और रिसोर्सेज मिलते हैं। अच्छा। दूसरा, ये भारत की जो समृद्ध सैन्य और सांस्कृतिक विरासत है, उसे ग्लोबल मंच पर पहचान दिलाता है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है, लोग मराठा इतिहास और आर्किटेक्चर के बारे में और जानना चाहेंगे। भविष्य को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण मेटल्स के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। जी, कोयला और खान मंत्री ने हैदराबाद में एल्यूमिनियम और कॉपर यानी तांबा, इन दोनों के लिए भारत का विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है। विजन 2047। हाँ, ये डॉक्यूमेंट दिखाता है कि आने वाले दशकों में, मतलब 2047 तक, ये दोनों धातुएं भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी होने वाली हैं। तो क्या लक्ष्य रखे हैं इसमें, खासकर एल्यूमिनियम के लिए? एल्यूमिनियम विजन 2047 के लक्ष्य तो काफी बड़े हैं। इसमें 2047 तक भारत का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अभी के लेवल से 6 गुना बढ़ाने का टारगेट है। 6 गुना? जी। साथ ही बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है, उसका प्रोडक्शन 150 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाना, एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग दर को डबल करना और प्रोडक्शन में लो कार्बन टेक्नोलॉजी अपनाना, ये सब शामिल है। अनुमान है कि इन टारगेट्स को पाने के लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। 20 लाख करोड़, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। और तांबे, कॉपर के लिए क्या विजन है? कॉपर विजन 2047 का अनुमान है कि देश में तांबे की मांग भी 2047 तक 6 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, इसकी भी 6 गुना? हाँ, इसलिए लक्ष्य रखा है कि 2030 तक ही भारत में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA की स्मेल्टिंग, मतलब अयस्क गलाने और रिफाइनिंग यानी धातु को शुद्ध करने की कैपेसिटी बना ली जाए। इसमें घरेलू रिसाइकलिंग को बढ़ाने और विदेशों में कॉपर के मिनरल सोर्स हासिल करने पर भी जोर है। अभी भारत में इन मेटल्स की क्या स्थिति है? मतलब हम कितना प्रोड्यूस करते हैं? ये जानना इंटरेस्टिंग है कि भारत एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब 6% भारत से आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर। हाँ, लेकिन तांबे के मामले में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं है। अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में जो मुख्य तांबा क्षेत्र है वो राजस्थान में खेतड़ी बेल्ट है, मध्य प्रदेश में मालंझ खंड और झारखंड का सिंहभूम इलाका। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इन धातुओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए एक रोड मैप की तरह है। यानी आने वाले दशकों में इन मेटल्स पर हमारी जरूरत और बढ़ेगी और आत्मनिर्भर बनना एक बड़ा लक्ष्य रहेगा। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है, कुछ नया शामिल किया है। बिल्कुल,
भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अपना पहला स्वदेशी रूप से बना डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार से कमीशन करने जा रही है। INS निस्तार, हाँ। डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये क्या होता है? DSV एक ऐसा जहाज होता है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी के जो ऑपरेशंस होते हैं और सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी पनडुब्बी बचाव कार्य, उनमें मदद करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। अच्छा, गोताखोरी और पनडुब्बी बचाओ। और निस्तार नाम का कोई मतलब? निस्तार संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है बचाव करना या पार लगाना, तो ये इसके काम को बिल्कुल सही दिखाता है। इसके प्रतीक चिन्ह क्रेस्ट में एक लंगर है जो स्थिरता और भरोसे का प्रतीक है, और एक डॉल्फिन है जिसे समुद्री दोस्त माना जाता है और जो बचाव और समझदारी का प्रतीक है। और इसे स्वदेशी कहा जा रहा है, मतलब भारत में ही बनाया पूरा? जी हाँ, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने बनाया है। ये इस क्लास के 2 जहाजों में से पहला है। दूसरा जहाज निपुण नाम से होगा, वो भी जल्दी ही तैयार होने की उम्मीद है। अच्छा, एक और आएगा? हाँ, INS निस्तार करीब 120 मीटर लंबा है और इसमें कई बहुत एडवांस्ड उपकरण लगे हैं। जैसे कि क्या है इसकी खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV के लिए मदरशिप की तरह काम कर सकता है। DSRV? हाँ, DSRV एक छोटी पनडुब्बी जैसी होती है। अगर कोई बड़ी पनडुब्बी गहरे पानी में फंस जाए तो ये DSRV जाकर उसमें से लोगों को बचा कर ला सकती है। तो निस्तार इस DSRV को ले जा सकता है और ऑपरेट कर सकता है। ओह, ये तो बहुत जरूरी क्षमता है। बिल्कुल। इसके अलावा निस्तार में एडवांस्ड एयर डाइविंग सिस्टम और सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम है। इनसे गोताखोर ज्यादा गहराई में और ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। इसमें पानी के नीचे काम करने वाले रिमोट से चलने वाले व्हीकल ROV भी हैं और समुद्र तल का नक्शा बनाने वाला साइड स्कैन सोनार भी है। ये सब मिलकर इसे गहरे समुद्र में खोज, बचाव और पनडुब्बी सहायता के लिए बहुत काबिल बनाते हैं। नौसेना की आत्मनिर्भरता और क्षमता बढ़ाने की दिशा में ये वाकई एक बड़ा कदम है। रक्षा के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक कल्याण, खासकर आदिवासी छात्रों के लिए, वहां भी कुछ नई पहल हो रही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके तहत एक संस्था है NEST, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नीस्ट्स? जी, इसने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है तलाश। तलाश, इसका पूरा नाम क्या है और मकसद क्या है? तलाश का पूरा नाम है ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। अच्छा, लंबा नाम है। हाँ। इसका मुख्य मकसद है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS में जो आदिवासी छात्र पढ़ते हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास। EMRS आपको पता होगा, सरकार के खास स्कूल है दूर दराज के आदिवासी बच्चों के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस तलाश पहल में क्या होगा छात्रों के लिए? इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे। इससे छात्रों की नेचुरल रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है, इसका पता लगाया जाएगा। अच्छा, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे NCERT की एक तमन्ना पहल है, उसी तरह का। फिर इस टेस्ट के आधार पर हर छात्र के लिए एक करियर कार्ड बनेगा। उसमें उनके लिए कौन से करियर ऑप्शन सही रहेंगे, इसके सुझाव होंगे। अरे वाह, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, आगे क्या करना है उसमें भी मदद। बिल्कुल। फिर इसके अलावा छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से करियर काउंसलिंग मिलेगी और साथ ही उन्हें ज़रूरी लाइफ स्किल्स सिखाए जाएंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम में काम करना, अपनी भावनाओं को समझना, ये सब। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, और टीचर्स के लिए भी एक E-लर्निंग पोर्टल बनाया है ताकि वो इन बच्चों को और बेहतर गाइड कर सकें। उम्मीद है कि इससे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो EMRS है उनके करीब 1,38,000 से ज्यादा छात्रों को सीधा फायदा होगा। ये 2 आदिवासी छात्रों को मुख्य धारा के मौकों से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश लग रही है। चलिए आज की इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये शासन और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक स्पष्टीकरण है। जी, भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने हाल ही में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने को लेकर एक नियम को फिर से साफ किया है। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ उसी व्यक्ति का दर्ज हो सकता है जो उस चुनाव क्षेत्र का सामान्य निवासी यानी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। सामान्य निवासी, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है?
क्या ये है कि आपका जन्म वहीं हुआ हो? नहीं, जन्म स्थान जरूरी नहीं है। सामान्य निवासी की परिभाषा दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 20 में। अच्छा, एक्ट में है। हाँ, इसके मुताबिक सामान्य निवासी का मतलब उस जगह से है जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, मतलब ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, और जिसे वो अपना परमानेंट घर जैसा मानता है। ये बस थोड़े समय के लिए कहीं जाने या रहने से अलग है। इसमें कोई खास रियायतें भी हैं, जैसे जो लोग नौकरी के लिए बाहर रहते हैं? हाँ, एक जरूरी प्रावधान ये है कि जो लोग भारत सरकार की नौकरी में हैं या किसी राज्य सरकार की नौकरी में हैं और भारत से बाहर पोस्टेड हैं, जैसे दूतावासों में। बिल्कुल, जैसे एम्बेसी में काम करने वाले लोग या उनके साथ रहने वाले उनके पति या पत्नी, उन्हें विदेश में रहते हुए भी भारत में जहां उनका मूल निवास था वहां का सामान्य निवासी माना जा सकता है और वो वहां अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, ये सुविधा है। जी, ये स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है ताकि वोटर लिस्ट सही बनी रहे और ये पक्का हो कि सिर्फ योग्य लोग ही किसी खास इलाके में वोट डाल सकें। बहुत अहम जानकारी है ये। तो आज हमने जुलाई 2025 के घटनाक्रमों का एक बड़ा कैनवस देखा। बीसीआई के नियमों से लेकर पर्यावरण में वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की चुनौती, डार्कनेट पर एनसीबी की कार्रवाई, रेल वन ऐप जैसी तकनीकी सहूलियत, हाँ, जेआरडी जैसी विशाल अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, मराठा किलों को मिली वैश्विक पहचान, एल्यूमिनियम कॉपर के वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य, आईएनएस निस्तार से बड़ी नौसेना की ताकत, तलाश जैसी शिक्षा पहल, और आखिर में चुनावी प्रक्रिया में सामान्य निवासी की परिभाषा तक। काफी कुछ कवर किया है हमने। बिल्कुल, और ये सारी खबरें दिखाती हैं कि बदलाव और विकास कितनी तेजी से हो रहा है। जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है, चाहे वो नियम हो, पर्यावरण, तकनीक, सुरक्षा या अर्थव्यवस्था। सही कहा। इन सब पर बात करने के बाद एक सवाल आता है मन में, जो शायद हमारे आज के स्रोतों से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। जरूर, क्या सवाल है? हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हमने रेल वन ऐप की बात की, आईएनएस निस्तार की क्षमताओं की बात की, और स्रोतों में सी फ्लड जो बाढ़ की भविष्यवाणी करता है, या एमवीएस जो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करता है, उनका भी जिक्र था। हाँ, सवाल ये है कि जैसे जैसे हम ये इतने शक्तिशाली उपकरण बना रहे हैं, क्या हम इनका इस्तेमाल सामाजिक समानता और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पक्का करने में भी उतनी ही कुशलता से कर पा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी का फायदा वाकई समाज के हर तबके तक, खासकर सबसे जरूरतमंद तबके तक पहुंच रहा है? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। तकनीक तो अपने आप में न्यूट्रल होती है ना? उसका असर इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? बिल्कुल। क्या हम इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने या मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम इनका इस्तेमाल गरीबी, असमानता, पर्यावरण का जो नुकसान हो जाए, इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी कर रहे हैं? इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आज के इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।